नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज आईपीओ। आइए इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जानते हैं। आखिर लिस्टिंग डे पे करना क्या है, होल्ड करना है, सेल करना है, फ्रेश एंट्री बनेगी कि नहीं, सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग आपकी कल होने वाली है, यानी 17 दिसंबर को आपकी लिस्टिंग होने वाली है। अब लिस्टिंग तो 17 को होगी, तो आओ जान लेते हैं आखिर करें तो इसमें करें क्या है। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल था कि नहीं था, देखो यहाँ पे ओएफएस था 517 करोड़ का, फ्रेश था 353 करोड़ का। फ्रेश कम था, ओएफएस ज्यादा था, तो निगेटिव थोड़ा सा पॉइंट है। अब यहाँ से मेन यहाँ पे लिस्टिंग हिस्ट्री शुरू होता है कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और कंपनी क्या है, स्पेशलाइज्ड डायलिसिस केयर कंपनी है। एक जो इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह वर्क करती है। क्या करती है, एंड टू एंड किडनी केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। किडनी केयर सर्विस यानी आप समझ गए होंगे ना, जो डायलिसिस की चीजें होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी होम डायलिसिस हो गया और मोबाइल डायलिसिस हो गया, डायग्नोसिस और वेलनेस जो प्रोग्राम हो गए, इन सब चीजों को ऑफर करती है। सितंबर 2025 तक नेफ्रो केयर के पास 519 डायलिसिस क्लिनिक हैं, जिसमें से फिलीपींस, उज्बेकिस्तान और नेपाल जैसे ओवरसीज मार्केट भी इंक्लूडेड हैं। इंडिया में कंपनी 288 सिटीज, 21 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंट है, फैली हुई है, जहां पे लगभग 78% क्लिनिक जो है टीयर सेकंड और टीयर थर्ड सिटी से आते हैं। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है, और इस सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ तो नहीं है, बट ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं, यहाँ पे आप फाइनेंशियल देख लीजिए। रेवेन्यू आप देखिए 34% के अराउंड से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ 24 से 25 की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 के बीच 34% से इंक्रीज हुआ है। EBITDA की बात करें तो 67% के अराउंड से इंक्रीज हुआ है। वहीं पेट मार्जिन की बात करें तो पेट करीब 91% के अराउंड से शार्प जंप किया है। तो कंपनी का भाई फाइनेंशियल यहाँ पे देखने में ठीक मिल रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल यहाँ पे देखने में ठीक लग रहा है। यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने से पहले यहाँ प्रमोटर होल्डिंग करीब 78.9% का है। आईपीओ आने के बाद 71.49% का रह जाएगा। 70% से ऊपर है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आरओई की बात करें 13.4% का है, जो कि ठीक है। आरओसी 18% का है, ये भी सही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये सब अभी जरूरत पड़ेगा, जब हम पेयर कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगा। इबिडा मार्जिन की बात करें 22% का, भाई शानदार इबिडा मार्जिन है। पेड मार्जिन 10% के अराउंड है, मतलब 9% के करीब बन रहा है, चलो ठीक ठाक है। पीबी की बात करें 7.72 का है, ठीक ठाक ही है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये आप क्या करेंगे, ओपनिंग न्यू डायलिसिस क्लिनिक के लिए 129 करोड़ खर्चा करेंगे। बोरो कम करने के लिए 136 करोड़ का। इनके जो पर्पज है वो भी ठीक ठाक है, और आने वाले समय में इसका बैलेंस शीट और ज्यादा सुधर जाएगा। ये पे हम बात करते हैं पेयर कंपेरिजन। पेयर पे यहाँ पे देखो बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, क्योंकि इस सेक्टर में भीड़ तो रहेगा भाई, इस सेक्टर में भीड़ देखने को मिलेगा आपको। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड है, और आप देखोगे तो इनका सारा कुछ यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक कंसर्निंग पॉइंट ये है कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका कम है, और उसके साथ ही साथ पी इसका ज्यादा है, ये इसका निगेटिव पॉइंट है। आप देखोगे नारायणा हेल्थ का पी रीजनेबल है 45 का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ज्यादा है। इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं नेफ्रो केयर अभी पीछे जाता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पेयर की रैंकिंग करते हैं, टॉप 3 में कंपनी आ रही होगी, टॉप 3 में कंपनी आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं। अपना आईपीओ जो है टॉप 3 में आ रहा है तब तो बढ़िया है, मतलब आने वाले समय और ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, तब तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन टॉप 3 में नहीं आ रहे हैं तब दिक्कत हो जाता है। यहाँ पीएस रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पे नारायणा देखने को मिलेगा, नंबर 2 पे डॉक्टर लैल पैथ, नंबर 3 पे रेनबो देखने को मिलेगा आपको, रेनबो थर्ड पे देखने को मिलेगा। अपने आईपीओ की बात करें ना, नेफ्रो केयर कहाँ पे आ रहा है, तो नेफ्रो केयर कहीं ना कहीं लास्ट से दूसरे उसे नंबर पे आने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, जो कि निगेटिव पॉइंट है, और अपने पेयर के मुकाबले सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, ये एक निगेटिव पॉइंट है इनके पास। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं, फेयर तो नहीं है दोस्त। अभी आपको मैंने पी दिखाया कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह ना ज्यादा होते हुए भी इनका पी इतना ज्यादा है, तो वो एक निगेटिव पॉइंट है और गड़बड़ पॉइंट है वो। यही इसी पी ज्यादा होने की वजह से आई थिंक मैंने इसको स्किप किया था। पी क्योंकि मेरे लिए यार पी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं उसको पी, अभी देखो मेरे पास टेक्निकल है नहीं, टेक्निकल नहीं है तो फंडामेंटल की तरफ मैं ज्यादा मूव करता हूँ। अब फंडामेंटल में पी जब ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है, समझिए बात को। हालांकि हमेशा सही नहीं होता है, बहुत बार देखा गया है कि पी ज्यादा होते हुए भी कंपनियां तगड़ा लिस्टिंग देती है, सब कुछ देती हैं, वो होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। जेएमपी की बात करें, जेएमपी 8% का जेएमपी चल रहा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का बात कर रहा हूँ। जेएमपी 8% का जेएमपी है, जो कि ठीक ठाक जेएमपी है। आओ एंकर बुक की रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो 9.1 के अराउंड एंकर बुक की रेटिंग थी, जो कि सॉलिड रेटिंग थी भाई एंकर बुक की, और इसी वजह से कहीं ना कहीं लग रहा है लिस्टिंग गेन यहाँ पे शानदार मिलने की उम्मीद है, लिस्टिंग गेन शानदार मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। पहला चीज होल्ड करने के लिए आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं उसको जानना पड़ेगा। तो देखो इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, फंडामेंटल एवरेज मान सकते हो, गुड मान सकते हो, फंडामेंटल बस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपका मन करे यदि आप
आप रिस्की इन्वेस्टर हो, रिस्क लेके होल्ड करना जानते हो तो आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तब आपको होल्ड करने का नहीं मतलब बनता है। देखो पहली चीज तो उन लोगों को होल्ड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो लोग रोज दूसरे तीसरे दिन देखते हैं कि पोर्टफोलियो मेरा डाउन तो नहीं हो गया, पोर्टफोलियो ऐसा तो नहीं होगा, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं होल्ड करना। उनको जो भी प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है उसको लेके जाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और सेलिंग किसके लिए बेस्ट है? सेलिंग उनके लिए जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे उनको तो आंख बंद करके जहाँ पे सेलिंग यानी लिस्टिंग गेन लेके जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा उनके लिए जो कंफ्यूजन में है कि आखिर करें तो करें क्या, होल्ड करें सेल करें, उनके लिए तो उनके लिए सिंपल सा ऑप्शन है भाई, यदि आप डरते हो कि कहीं गिर ना जाए कहीं कुछ ना हो जाए तो आप भैया जितना भी आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है या लिस्टिंग के बाद यदि ऑर्डर वगैरह ज्यादा रहता है, 90% के अराउंड ऑर्डर रहता है, 70-80% के अराउंड ऑर्डर रहता है, ज्यादा ऑर्डर रहता है, तो लिस्टिंग के बाद आप रुक सकते हो। 10 बजे के बाद जब ऊपर अपर प्राइस पे जाएगा, हायर प्राइस पे जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे सेल कर सकते हो। जैसे अभी मीशो में मैंने बताया था कि 177 के अराउंड इसका टारगेट बन रहा है, 10 बजे के बाद मैंने बता दिया था 177। आप जाके देखना मीशो 177 के बाद से आज तक ऊपर नहीं गया है, वहीं से गिरावट करना शुरू कर दिया। तो लाइव आता हूँ तो वहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा कि आखिर हायर प्राइस इसका कहाँ तक जा सकता है, वहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो होल्ड उनको करना चाहिए जो रिस्की इन्वेस्टर हैं, रिस्क लेके होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है, जैसे पोर्टफोलियो डाउन होता है उनको दिक्कत नहीं होती, वो रुक सकते हैं। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग उनके लिए बेस्ट है जिन डाउट में है कि आखिर करें तो करें क्या, होल्ड करें ना करें, और उनके लिए सेलिंग बढ़िया है। फ्रेश एंट्री की बात करें देखो फ्रेश एंट्री अभी कोई मतलब नहीं बनता फ्रेश एंट्री का, क्योंकि पी वगैरह इसका ज्यादा है भाई, ठीक है, पी वगैरह ज्यादा है। जब ये गिरावट करता है, करेक्शन लेता है, तब फ्रेश एंट्री बनेगी। फ्रेश एंट्री कैसे बनती है उसको समझिए। कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है, कोई भी स्टॉक लिस्ट होता है तो बाय द वे जो सीधा ऊपर भी चला जाता है तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऊपर चला जाएगा भाई, ऐसा होता है कभी ऐसा नहीं होता है। वो ऊपर जाता है, ऊपर हेजिंग पोजीशन होती है, उसको फिल करता है, बेरिश हेजिंग पोजीशन होती है, वहां से उनका फिलिंग होता है। जो बिग प्लेयर होते हैं भाई यदि यहाँ पे बाई किए हैं तो 1% पे वो रिटर्न लेंगे, जब वो रिटर्न लेंगे तो उनका यहाँ पे ऊपर हेजिंग पोजीशन होता है जिसको फिल करा के गिराते हैं मार्केट को। जब वो मार्केट गिरता है तो कहाँ तक आता है, एक नीचे भी एक हेजिंग पोजीशन होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हेजिंग पोजीशन लगा हुआ है, कहाँ पे क्या कुछ है। उनकी नीचे भी यहाँ पे पोजीशन होती है जिसको फिल करते हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तब देखो भाई अब आपको बीच में नहीं चलना चाहिए कभी भी, किसी भी स्टॉक में आईपीओ में बीच में नहीं चलना चाहिए भाई, कभी भी बीच में नहीं चलना चाहिए वरना दिक्कत होगा। क्योंकि और मैं हमेशा आपको देखिए, मेरा लाइव देखिए, कभी भी कहीं भी देखिए, स्टॉक का कभी सजेशन देता हूँ, जहां भी देता हूँ कभी भी मैं ऑल टाइम हाई वाली चीज पे कभी नहीं बताता हूँ कि यहाँ पे एंट्री हो सकती है। केवल मैं टारगेट बताता हूँ, जब भी कोई मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है केवल केवल मैं टारगेट बताता हूँ। कभी कभी आप ये नहीं देखोगे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ से एंट्री हो सकती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कभी भी गिर जाता है। ऑल टाइम हाई पे हमें नहीं पता है कि हेजिंग पोजीशन कहाँ पे लगी हुई है, इसलिए तो जब मार्केट गिरता है, जब नीचे गिरता है तो यहाँ पे जो हेजिंग पोजीशन जब फिल करने आता है इसी में आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। यहाँ पे एंट्री करके यहाँ तक का टारगेट, ये टारगेट पॉइंट है, टीपी मतलब टारगेट पॉइंट, यहाँ से यहाँ की एंट्री। उसके बाद में थोड़ी देर बाद थोड़े दिन ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर गिरावट करेगा, फिर जब नीचे हेजिंग पोजीशन फिल करने आएगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर यहाँ तक का टारगेट। उसके बाद फिर से गिरावट करेगा, यहाँ हेजिंग पोजीशन रहेगा, इसका फिल करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह आपका काम होता रहेगा। मैं लाइव रहूंगा, मैं सारा कुछ बता दूंगा भाई। उस दिन एंट्री वगैरह बनेगी तो मैं बता दूंगा। बाकी फ्रेश एंट्री अभी नहीं बन रही भाई, जब भी बनेगा तो मैं इसका क्लियर कर दूंगा। बाकी लिस्टिंग के दिन आप इंट्राडे करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, वो सारी चीजें जो है वहां पे लाइव में डिस्कशन हो जाएगी। अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वहां पे ऑर्डर डिस्कशन होगा कि इतना ऑर्डर लगा है, जितना ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्कस हो जाएगा कि इसमें इंट्राडे बन रहा है कि नहीं बना है। मैंने मीशो में कराया था, एक्कोस में कराया था, ऐसे यहाँ पे भी करा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। फिलहाल होल्ड उनको करना है जो रिस्की इन्वेस्टर है, ठीक है, जिनको फर्क नहीं पड़ता पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है कि ऊपर हो रहा है, 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके मार के जा रहे हैं। सेल उनको करना है जिनको पता ही नहीं करेंगे तो करें क्या, सेल उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा सेल उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है जो केवल केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट आईपीओ के लिए उनको पैसा चाहिए उनके लिए। बाकी आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।